all of you. Namaste and welcome back to the channel. CS Pallavi Pariyar this side, and yes, I am up again with another strategy video. लॉ से डर नहीं लगता मैम, लॉ लिखने से लगता है। लॉ समझ में तो आ जाता है मैम, लेकिन लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। प्रोविजन तो याद हो जाते हैं मैम, लेकिन उसको आंसर में पुट अप कैसे करें, ये बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है। फिर ये सारे सवाल आप लोग के भी दिमाग में घूमते रहते हैं, तो इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक बहुत ध्यान से आपको देखना है, सुनना है। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं जो कि आपके May 25 के अटेम्प्ट और आगे आने वाले हर अटेम्प्ट में बिजनेस लॉस के पेपर में आपके कंटेंट को, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके नंबर को ना सिर्फ बढ़ाएगा, लेकिन अगर आपका एस्पिरेशन, आपका गोल 80+ का है तो आपको वो भी अचीव कराएगा। तो बड़े ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर के आ जाओ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, थ्योरी पेपर के साथ ना सबसे जरूरी चीज ये होती है, इसका कंटेंट सही आना चाहिए। कंटेंट या कंटेंट, कंटेंट से मेरा मतलब होता है आप आंसर के अंदर जो चीजें लिख रहे हैं वो कंटेंट वैसा होना चाहिए जैसा इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मैम ये कैसे पता चलेगा? सजेस्टेड आंसर्स देख करके। तो मैम क्या जैसा सजेस्टेड आंसर्स में लिखा होता है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दे? मैम क्या मॉड्यूल की लैंग्वेज चिपका दे? इतना तो याद ही नहीं होता है क्या? ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसे नहीं करना है। कंटेंट को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उस चीज को सबसे पहले हाईलाइट करिए। जैसे अगर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं अपने एग्जाम में, एक होता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और एक होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब जब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज क्वेश्चन में लिखी है, जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा गया, डिफाइन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर द मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पिछले बार का क्वेश्चन, जनवरी 25 का। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ही डालो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिफाइन करो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो डिफाइन करते हैं उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग को, एंड दे आर ऑलवेज ड्रॉन in line with the memorandum of association of the company which gives the powers to the company. देन सेकेंड पैराग्राफ में लिखो कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के 5 टेबल्स के फॉर्मेट दिए गए हैं और वो FGHIJ, ये आपने वहां पे लिखना है उनकी हेडिंग के साथ। ये कंटेंट होता है। प्रैक्टिकल केस स्टडी का बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मोर और लेस फिक्स फॉर्मेट है और हर बच्चा 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 जानता है, बच्चा बच्चा जानता है प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन। जहां पर पहले आप लॉ में क्या दिया गया है, क्या आपका सेक्शन है, वो बताते हो। सेक्शन नंबर लिखिए कि नहीं लिखे मैम? यार देखो, याद हो तो जरूर लिखो, 100% कॉन्फिडेंट हो तो जरूर लिखो। गलत सेक्शन कभी मत कोट करो। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू कोट अ रॉन्ग सेक्शन यू आर एलिजिबल फॉर अ स्ट्रेट जीरो। स्ट्रेट जीरो, क्योंकि कहीं का सेक्शन कहीं का कंटेंट डाल देंगे तो भैया पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर सेक्शंस पे कॉन्फिडेंट हो तो जरूर लिखो। सेक्शंस पे कॉन्फिडेंट होना चाहते हो और अगर आने वाली सितंबर अटेम्प्ट को देना है और ये वीडियो अभी देख रहे हो तो हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाती ही इस तरीके से हूँ कि बाय द टाइम वी फिनिश द सिलेबस सारे मेजर सेक्शंस बच्चों को याद हो चुके होते हैं मुंह जवान। और चाहो तो उन बच्चों से पूछ लेना जो ये पढ़ चुके हैं। कैसे पूछोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जहां याद है वहां लिखो, लेकिन गलत कभी मत लिखो। पहले प्रोविजन लिखो जिसमें आपको मोर और लेस जैसा सेक्शन कह रहा है वैसे ही लिखना होता है। फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखो। अब जब फैक्ट ऑफ द केस लिखते हो तो क्वेश्चन को ही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको लिख दो और फिर आंसर को कंक्लूड कर दो, जहां पर आप प्रोविजन ऑफ लॉ को और फैक्ट ऑफ द केस को कनेक्ट कर दोगे। ये मोर और लेस फिक्स फॉर्मेट होता है। फॉर्मेटिंग का ध्यान रख लो बस, ये कंटेंट वाले पार्ट में आएगा। हाँ, अगर एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहते हो और ये भी सीखना चाहते हो कि ये सब लिखेंगे कैसे, मैम आपने फॉर्मेटिंग तो बता दिया लेकिन अब थोड़ी सी लिखाने की भी प्रैक्टिस करा दो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे वादा करा था जैसे ही 40 डेज का नॉन स्टॉप रिविजन खत्म होगा चैनल पर, वैसे ही हम 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और वो समय जल्दी आ रहा है जहां पर हम मेयर टीम को टारगेट करते हुए 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवरिंग योर एमटीपी एंड आरटीपी एंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना इस चैनल पे, जल्दी ही उन सब सेशंस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं करे तो खटाक से सब्सक्राइब कर लो। अब दूसरी चीज पर आओ, कंटेंट में क्या क्या लिखना है। जब ये डिसाइड हो जाता है तो अगली चीज होती है आपकी स्पीड।
अब मैं स्पीड को क्यों हाईलाइट करती हूँ? एक ऐसा मुद्दा जिसे मोस्टली कोई और कभी नहीं पकड़ता, लेकिन मैं स्पीड को हमेशा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। रीजन बीइंग कि थ्योरी पेपर में बच्चे के लिए पूरा का पूरा पेपर कवर अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। भाई आपको 6 सवाल पूछते हैं और उन 6 में से 5 आपको करना होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी देते हैं और हर एक में लिखना है। एक अटेम्प्ट में तो इंस्टीट्यूट ने दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए थे, बच्चा दो दो नंबर में पन्ने भरे जा रहा था बिना ये चीज को ध्यान दिए कि 2 नंबर में 2 पेज भी भर दिए तो नंबर 2 से ज्यादा मिलना ही नहीं। वहां स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी थी वो ये थी कि भाई अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टू द पॉइंट लिखे। कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं, 2 नंबर में 2 पेज या 2 नंबर में 2 पैराग्राफ। मेन पॉइंट जो क्वेश्चन का है वो कवर होना चाहिए बस। तो स्पीड इसीलिए मेंटेन करना जरूरी होती है ताकि अगर आप 100% नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट 80%, 85 या 90% तक का पेपर अटेम्प्ट करो। एक बात बताओ यार बच्चों, अगर पेपर ही 70 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो 80 कैसे लेकर आओगे? अगर पेपर ही 80 नंबर का अटेम्प्ट करा तो 80 के 80 या 70 कैसे लेकर के आओगे? बात तो सही है। मतलब कहीं ना कहीं आपका टारगेट तो यही होगा ना कि अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाया तब जाके मैं 80 स्कोर करूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि 100 मार्क्स का करना कंपलसरी है। मैं बस ये कहती हूँ जितना करो वो बेस्ट होना चाहिए। जितना अटेम्प्ट करो वो बेस्ट होना चाहिए और उसके लिए भी अपने आप को स्पीड के क्राइटेरिया में मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस कराती हूँ अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर तो हम मैक्सिमम हर क्वेश्चन को एक टाइम बाउंड फ्रेम में करते हैं। अगर ये सीखना चाहते हो कि कैसे करना है कि टाइम पर आंसर खत्म हो जाए तो मेरे साथ लर्नर ऐप पर बैचेस ज्वाइन कर लो। तीसरी चीज, हमने आंसर का कंटेंट समझ लिया, क्या क्या लिखना है। हमने आंसर को मार्क्स के हिसाब से स्पीड पे मैच कर लिया, क्योंकि मैं यही सिखाऊंगी कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितने मिनट में खत्म होना चाहिए और अगर 7 नंबर का है तो कितने मिनट में खत्म होना चाहिए। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बच्चे से नहीं होता, लेकिन चौथी पांचवी बार वो बच्चा करने लग जाता है और छठी सातवीं बार जब वो बच्चा अपने टाइम टारगेट को पूरा करता है तो उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होती। जेन्युइनली। बस हाँ, मैं ये बोलूंगी कि मुझे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि जब तुम टाइमली सारी चीजें कवर कर लेते हो और सारा कंटेंट आ जाता है तो नंबर अच्छे मिलने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, तीसरी चीज होती है तुम्हारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा हम नजरअंदाज कर देते हैं। गंदा संदा प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, आधे इधर गिर रहे शब्द, आधे अक्षर इधर गिर रहे हैं, कुछ एक दूसरे में ही इतने ज्यादा घूमे हैं कि ई लिखा है कि ओ लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। बच्चों, जो तुम 3 घंटे अपनी आंसर शीट में उगल करके आते हो ना, आई एम वेरी प्लेन व्हेन आई से दिस, वेरी डायरेक्ट व्हेन आई से दिस, जो उगल करके आते हो ना 3 घंटे अपनी आंसर शीट में, नंबर उससे मिलता है। सो द मोर डर्टी योर हैंडराइटिंग इज, द मोर अनटाइडी योर प्रेजेंटेशन इज, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ लेस मार्क्स। मैं भी कुछ देर पहले बोली थी ना, जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो वो बेस्ट करो, भले कम करो। 90 मार्क्स का पेपर तुमने अटेम्प्ट करा, लेकिन वो ऐसा कि भाई तुमने हर जगह आंसर की प्रॉपर सब हेडिंग दी, उनको तुमने अंडरलाइन कर दिया, जहां इंपॉर्टेंट या कीवर्ड्स है। यार ये सारे प्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो होती थी, ट्रिक्स जो होती थी, तुमने 12th बोर्ड में फॉलो करा है और फाउंडेशन में आकर के, इंटर में आके तुम लोग भूल जाते हो क्यों? यही प्रेजेंटेशन टेक्निक्स टीचर्स ने तुम्हें स्कूल्स में भी सिखाई थी और ये इन एग्जाम्स में भी मायने रखता है। तुम खुद देख लो, किसी दिन अगर तुम्हारा कमरा बहुत ही अनटाइडी, फैला हुआ और गंदा सा पड़ा हुआ है तो कमरे में घुसते से ही तुम्हारा वाइब नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हारी भाषा में बोल रही हूँ, वाइब नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सारी चीजें जमी हुई है, व्यवस्थित है, जगह पर रखी हुई है तो ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड। सेम ये चीज तुम्हारे आंसर शीट के साथ होती है। जब तुम्हारा गंदा संदा अनटाइडी प्रेजेंटेशन किसी चेकर के सामने जाता है या फिर तुम्हारी एक प्रॉपरली प्रेजेंटेड आंसर शीट किसी चेकर के सामने जाती, इट डज मेक्स द डिफरेंस। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, नोबडी कैन डिनाई दिस, दिस मेक्स अ डिफरेंस। एक अनटाइडी आंसर शीट को चेक करना और एक नीटली प्रॉपरली प्रेजेंटेड आंसर शीट को चेक करना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो हैंड राइटिंग वाला पार्ट एक ऐसा है जिसे तुम्हें हमेशा ही इंप्रूव करना होता है। तुम मे अटेम्प्ट दे रहे हो तो तुम्हारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक एक दो क्वेश्चन, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बताया था, वो वाली स्ट्रैटेजी में जिसमें मैंने लास्ट 30 डेज का बताया था लॉ का, उसमें 2 घंटे हमने राइटिंग प्रैक्टिस ही रखे। अगर नहीं देखा हो तो चैनल पे है वो स्ट्रैटेजी कि कैसे आने वाले 30 डेज के लिए मे 25 अटेम्प्ट के बच्चे अपना पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं। 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस जब करो ना तो उस राइटिंग प्रैक्टिस में तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम आंसर्स को प्रॉपरली लिखो।
तुम बोल सकते हो मैम ये तो बहुत डिमांडिंग हो गया कि स्पीड भी होना चाहिए, कंटेंट भी आना चाहिए और आंसर भी प्रॉपरली प्रेजेंटेड होना चाहिए। तो भाई मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीए कोर्स कर रहे हो तुम, ठेला पे बिकने वाली सब्जी नहीं है कि कोई भी खरीद लेगा और किसी के भी हिस्से लग जाएगी ये डिग्री। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल डिग्री है, यू हैव टू शो दैट यू डिजर्व दिस, यू हैव टू शो दैट यू डिजर्व दिस, और ये तुम उस आंसर शीट के माध्यम से दिखा। तो जब तक तुम्हारा कंटेंट प्रॉपर्ली प्लेस नहीं होगा, जैसा इंस्टीट्यूट को एक्सपेक्टेड है उस तरीके से नहीं होगा, मतलब जैसा मैंने बताया वैसा नहीं होगा, जब तक तुम्हारे आंसर्स प्रॉपर मार्क्स के हिसाब से स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, जब तक प्रेजेंटेशन और आंसर की फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं होगी, तब तक तुम्हारे लिए मार्क्स स्कोर करना आसान नहीं होगा। और ये मैं बहुत खुला और प्लेन बोलती हूँ बच्चों, क्योंकि सच तो यही है और सच का सामना तुम्हें अगर मैं या टीचर्स नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। चिकनी चुपड़ी और अच्छी अच्छी बातें तो सभी कर सकते हैं कि ये कर लो नंबर मिल जाएगा, ये कर लो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कर लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ऐसे होता ही नहीं है भाई। इंस्टीट्यूट को समझो, इंस्टीट्यूट की भावनाओं को समझो। जब इंस्टीट्यूट आप लोगों को सजेस्टेड आंसर्स देता है, आरटीपी में आंसर्स देता है, तो वो आपको एक इशारा देता है कि हमें ये तरीका चाहिए आंसर्स, लिखो वैसे। रटू तोता मत बनो, वर्ड टू वर्ड याद मत करो, लेकिन लिखो ऐसे। और इन 3 चीजों को अगर फॉलो करोगे, कंटेंट स्पीड प्रेजेंटेशन, आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कंटेंट स्पीड प्रेजेंटेशन, इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझदार तो तुम बहुत हो, ये मुझे भी पता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आज के वीडियो में बस इतना ही था। मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आई एम लुकिंग अप टू दोस कमेंट्स। जल्दी से मुझे बताना। अगले स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ फिर तुमसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। नमस्ते।